हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अनु एंड आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट। इससे पहले हमने किया था सिटीजनशिप, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर आता है और आर्टिकल 12 to 35 होता है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक होते हैं, पार्ट 3 के अंदर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के। और इसको हमने जो ड्राइव किया है वो किया है हमने इसको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि आपने फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से ड्राइव किया है, तो वो हमने ड्राइव किया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर आता है? पार्ट 3 के अंदर आता है। तो जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया जो है बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है। अब देखिए, माग्ना कार्टा क्या होता है। देखिए, माग्ना कार्टा का मतलब है यहाँ पे कि अब इसका एक एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए 1215 में इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के जो किंग थे, किंग जॉन, तो उन्होंने जो बैरन्स थे उनके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे। बैरन्स बेसिकली होते थे कि जिनके पास जो लैंड होल्डर थे, जो रिच पर्सन थे। बैरन्स का मतलब है यहाँ पे कि जो रिच पर्सन थे, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया किंग ने। ठीक है, फिर किंग जो है, जो चर्च के काम थे उनके अंदर भी इंटरफेयर बहुत करने लग गए थे। तो यहाँ पे लोगों ने जो है एक मतलब लोगों को गुस्सा आया कि यार ये क्या बात हुई, हम लोगों पे टैक्स लगा रहे हैं, चर्च के काम के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं किंग। तो पहले तो फंडामेंटल राइट ये सब चीज़ें होती नहीं थी। तो फिर काफ़ी प्रेशराइज करने के बाद जो किंग जॉन थे, उन्होंने 1215 में जो बैरन्स थे उनके प्रेशर के अंडर आके जो है जो राइट इशू किए थे। ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट जो था, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि फंडामेंटल राइट जो है वो वहाँ के सिटीजन को दिए गए थे। तो यहाँ पे वॉर भी हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ बैरन्स जो था वो 1215 से जो है हुआ था। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो है ये सारा मतलब ओवरऑल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पहली बार फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए उनको दिए गए, इशू किए गए राइट्स। तो इसको बोलते हैं कि जब आप पहली बार जो आपकी कंट्री में फंडामेंटल राइट जब बनते हैं ना, तो उसको बोलते हैं माग्ना कार्टा। ठीक है, तो ये माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पार्ट 3 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसको माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया डिस्क्राइब किया गया है। ओके, फिर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो मोर एलेबोरेट हैं देन यूएस, यानी कि यूएस के अंदर जैसे एलेबोरेट नहीं किया गया है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर आप ले इक्वेलिटी से रिलेटेड कोई भी फंडामेंटल राइट अगर हम लेते हैं, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितनी चीज़ें जो जो लिखा गया है वो बहुत ही एलेबोरेट मैनर में लिखा गया है कि ये आप कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं, इस बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, इस बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। कहीं कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो भी हमें बताया गया है, लेकिन यूएस के अंदर ऐसा एलेबोरेट करके चीज़ों को नहीं बताया गया है वहाँ के लोगों को। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट जो हमारे होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं, यानी कि आप जो हमारे राइट्स हैं उनको अगर वो वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा गारंटर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स की हम सब लोगों को, के बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप जो है फंडामेंटल राइट अपने यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेलिटी रहती है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का प्रोटेक्ट किया जाता है, ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ नेशंस को अपहोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट हमारे लिए एक प्रमोट करते हैं आइडिया
आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है फंडामेंटल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद अगर हमें अथॉरिटेरियन डेस्पोटिक रूल, यानी कि बस मतलब जो लोग हैं वो रूल, कुछ लोग हैं जो पावरफुल बस वही रूल कर रहे हैं, और जो हमारे जो पीपल है, जो लॉ है हमारी गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें लॉ दिया है, तो उसका रूल नहीं हो रहा है, लेकिन लोग हम पे रूल कर रहे हैं, तो ये हमें उस चीज़ से भी बचाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाइना का ले लीजिए। चाइना में अगर मान लीजिए किसी एक जगह को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ रिच लोग ही जाएंगे, तो लोग, वहाँ के लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करता है, वहाँ की गवर्नमेंट ही डिस्क्रिमिनेट करती है नॉर्मल लोगों को। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम क्यों नहीं जा सकते हैं, रिच और पुअर वाला क्या सिस्टम है भाई, है ना। इक्वालिटी है हमारे पास, हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जा सकते हैं, हम आपकी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को हार्म नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी इंसान को फुल लिबर्टी नहीं दे रहे हैं तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो जो फंडामेंटल राइट है हमारे, वो हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमें प्रोवाइड कराता है लिबर्टी, ओके। तो फंडामेंटल राइट जो है हमारे, वो ऑल राउंड हमारा डेवलपमेंट में भी प्रोग्रेस जो है वो कराते हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोलता है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स जो है कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल हैं हमारे, देखिए इसमें 7 लिखा हुआ है, लेकिन 7 नहीं है, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू जो है आर्टिकल 300A में उसको डाल दिया गया और फंडामेंटल राइट से उसको डिलीट कर दिया गया। यानी कि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये राइट तो है, ये एक सिंपल राइट है अब आपका, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है ये, ठीक है। तो हमारे पास जो है 6 फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रिट है, कितनी रिट है आप मेरे को ये बताओगे, ठीक है। वो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट्स हैं वो कितनी हैं हमारी, ठीक है। तो हमें प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, एक प्रोटेक्शन है आपके पास, जस्टिसएबल है हमारे फंडामेंटल राइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये वही है कि राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था यहाँ से 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, और इसको अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है लीगल राइट इसको बना दिया गया और उसके अंदर डाल दिया गया। तो 6 फंडामेंटल राइट जो है हमारे वो रह गए, ठीक है। इतना समझ में आया। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, स्टेट पीसीएस में भी पूछते हैं, और छोटे छोटे जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जो है पूछ लेते हैं कि ये फंडामेंटल राइट कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी एंड पर्सनल लिबर्टी वाला आर्टिकल कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सारा सब कुछ। फिर देखते हैं फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि भाई फीचर्स क्या है हमारे फंडामेंटल राइट के देखिए जो फंडामेंटल राइट है हमारे वो सिटीजन्स को मिलते हैं, लेकिन जो और लोग हैं यानी कि फॉरेनर है, लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन का मतलब है यहाँ पे कि कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, ठीक है, तो उनको भी जो है ये फंडामेंटल राइट जो हैं अवेलेबल हैं, सिर्फ नॉट ओनली टू सिटीजन, लेकिन जो अदर है, अदर्स में मतलब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई सिटीजन है, कोई फॉरेनर है, कोई लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन का मतलब है यहाँ पे कोई कंपनी, कॉरपोरेशन, ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। तो उनको भी फंडामेंटल राइट जो है वो अवेलेबल है उनके लिए भी। उसके बाद ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं।
यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है लगी रहती है, ताकि जो हमारा सोसाइटी का है और बैलेंस और जो इंडिविजुअल बैलेंस है वो बना रहे। ठीक है, वेदर सच रिस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल और नॉट, ये सब जो चीज़ें हैं वो कोर्ट डिसाइड करता है। ओके, तो दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड दोज of the society as a whole, between individual liberty and social control. Okay, all of them are available against the arbitrary action of the state, यानी कि अगर स्टेट ने मान लीजिए कोई लॉ बना दिया है और उससे आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, तो आप जो है एक्शन ले सकते हैं। और सिर्फ स्टेट ही नहीं, अगर किसी पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है, यानी कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, उसके अगेंस्ट भी आप एक्शन ले सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारे थे फंडामेंटल राइट, कुछ हमारे पॉजिटिव रहते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। जो नेगेटिव होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट होते हैं, यानी कि कोई भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो है हमारा, उस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना। तो ये नेगेटिव है गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए ये जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और कुछ होते हैं पॉजिटिव इन नेचर, जैसे कुछ प्रिविलेज जो है हम लोगों को मिली हुई है, जैसे जस्टिसेबल है तो कोर्ट में जा सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी देता है हमारे फंडामेंटल राइट की और उसको डिफेंड करता है। ठीक है, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो परमानेंट तो है नहीं, ठीक है, उसको जो है अमेंड किया जा सकता है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नॉट बाय ऑर्डिनरी एक्ट। लेकिन इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट नहीं होगा और उसके हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करते हैं, पार्लियामेंट ऐसा करती है, तो फंडामेंटल राइट को, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये परमानेंट नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज कि आप इसको सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी के जितने भी आपके राइट्स हैं वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाएंगे, उनका यूज़ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि अगर नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे किस फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो आपका सस्पेंड नहीं होता है, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोलते हैं जैसे आर्टिकल 19 में जो 6 राइट्स गारंटीड होते हैं हमें, आर्टिकल 19 में कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन, आर्टिकल 19 के जो राइट्स हैं उसको सस्पेंड तभी किया जा सकता है जब आपका एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, यानी कि वॉर वगैरह की सिचुएशन जो है वो अगर हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है, तो आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन इंटरनल इमरजेंसी में, यानी कि आर्म्ड रेबेलियन है या कहीं हड़ताल हो रही है या लोग अपोज कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे और मैं आपको बताती रहूँगी। उसके बाद है कि जो हमारा ठीक है, आर्टिकल 33 की बात करता है कि जैसे पैरामिलिट्री है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये जितनी भी सर्विस होती हैं इसमें रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है और एब्रोगेट भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू। इसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही करेगी, उनके पास फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं होते हैं जो हमारे पैरामिलिट्री, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए और कंट्री के लिए काम करते हैं, तो उनको अपनी जो चीज़ें हैं उनको सीक्रेट रखना पड़ता है, उनका आना जाना ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो ये सब काम जो है पार्लियामेंट करता है। ठीक है, कोई और नहीं करेगा, बस पार्लियामेंट करेगा। ओके, उसके बाद है कि अगर आपने मिलिट्री रूल अगर कहीं पे इम्पोज हो गया है, फॉर एग्जांपल अगर जम्मू एंड कश्मीर में मिलिट्री रूल है, तो वहाँ के जो सरकमस्टांस हैं उनको रिस्टोर किया,
एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस टू रिस्टोर ऑर्डर आर्टिकल 34 के अंदर। यानी कि यहाँ पर भी जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे वाइल मार्शल लॉ इज़ इन फोर्स इन एनी एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो गए, यानी कि मिलिट्री रूल इम्पोज होगा, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ही होगा। यानी कि अगर लोग मान नहीं रहे हैं या हमें कुछ डाउट है कि भाई बाहर से कुछ लोग मतलब टेररिस्ट वगैरह आके हम लोगों पे हमला कर सकते हैं, तो ये एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस जो है वो नेशनल इमरजेंसी से थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, प्रॉपर मैच नहीं कर सकते लेकिन अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल 34 के अंदर। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल, यानी कि सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे ही सिचुएशन अगर हमारी ख़त्म हो जाती है, जैसे मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी का बोला जाता है कि नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर हो गई, तो तब तो आपके फंडामेंटल राइट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी आपकी बोलते हैं कि अब नेशनल इमरजेंसी हमारी जो है वो ख़त्म हो गई है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ कुछ फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल होते हैं, यानी कि अपने आप ही सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो ऐसे होते हैं जो एनफोर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम, यानी कि कुछ कुछ जो बेसिक लॉ जो है वो एनफोर्स करने पड़ते हैं ताकि वो इफेक्ट में आ जाए। सच ए लॉ कैन बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट। इस तरीके के जो भी हमारे लॉ हैं इनको इफेक्ट में लाने के लिए तो सिर्फ ये काम पार्लियामेंट करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई हाथ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही इसको मेंटेन कर सकता है और इस तरीके के लॉ जो है बना सकता है। ये आता है आर्टिकल 35 के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बता देंगे। ठीक है, ये नहीं है कि बस ऐसे ही हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बताना है। ठीक है, फिर देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि स्टेट का डेफिनेशन क्या है। देखिए, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स से कंसर्न हम कुछ अलग अलग प्रोविज़न बनाते हैं। उन्हीं प्रोविज़न के चक्कर में जो स्टेट का जो हमारा डेफिनेशन है कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो जो टर्म है स्टेट उसको वाइड एक डेफिनेशन हमने दी है यहाँ पे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, वो है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन। ओके, उसके बाद जितनी भी लोकल अथॉरिटी हैं आपकी, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, और जितने भी स्टैचूटरी और नॉन स्टैचूटरी अथॉरिटी हैं, LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा, ये सब के सब जो हैं ये इंक्लूड होते हैं स्टेट के अंदर। ठीक है, ये वाइडर सेंस में हमने जो है स्टेट को डिफाइन किया है सारी की सारी, ताकि जो एजेंसी हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएं। ठीक, उसके बाद जब इसको एजेंसी को इंक्लूड क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया ताकि जब आपका फंडामेंटल राइट का अगर कोई वायलेशन होता है किसी भी एजेंसी के थ्रू, तो आप जो है कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट के अंदर उसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई प्राइवेट बॉडी है या कोई एजेंसी है जो कि स्टेट के अंडर या एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट काम कर रही है, तो वो भी इस डेफिनेशन के अंदर आएगी, उसको भी इस डेफिनेशन के अंदर डाला जाएगा। ये आर्टिकल 12 बोलता है और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी प्राइवेट बॉडी या कोई भी एजेंसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट काम कर रही है तो वो भी फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ओके, नेक्स्ट इज लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, यानी कि कौन कौन सा जो हमारा लॉ है वो इनकंसिस्टेंट करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ में। देखिए, आर्टिकल 13 के अंदर जो है जितने भी लॉ अगर हम बनाते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी जो पार्लियामेंट बनाती है, तो उनको जो है
वॉइड किया जा सकता है अगर फंडामेंटल राइट जो है हमारे वहाँ पे वॉयलेट हुए हैं उस लॉ के थ्रू, तो उसको वॉइड किया जाएगा। ठीक है, और जो ये जितना भी लॉ है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर रही है, ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट कर रही है तो दैट विल कम अंडर आर्टिकल 32 हमारा आर्टिकल कौन सा था, वो था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका रिव्यू कर सकता है कि भाई आपका फंडामेंटल राइट वॉइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो है वो आता है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, 226 आर्टिकल के अंडर आता है, जो कि डिक्लेयर कर सकता है उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर अंडर आर्टिकल 13 के अंडर अगर आप कोई लॉ बनाते हो उसको इनवैलिड बताया जा सकता है और वॉइड किया जा सकता है। वॉइड का मतलब है कि यहाँ पे वो जो है लॉ ख़त्म हो जाएगा अगर उसने फंडामेंटल राइट्स को जो है हमारा डेरोगेट किया है या इनकंसिस्टेंट है, वो फंडामेंटल राइट्स को जो है उसको मतलब तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके हमारा अगर राइट वॉयलेट हो रहा है तो वो जो लॉ है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के लिए इसमें दो जो है हमारे कोर्ट आते हैं, पहला सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट में अगर आप जाते हैं आर्टिकल 226 के अंदर आता है, जो कि डिक्लेयर कर सकता है लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। ओके, फिर बोलता है कि आर्टिकल 13 का जो कॉनोटेशन है वो वाइड कॉनोटेशन है, जैसे क्या क्या उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर, यानी कि इस पे भी आप जो है चेक कर सकते हैं कि इसमें कहीं आपका फंडामेंटल राइट का जो है वॉयलेट तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं कोर्ट में। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन। एंड लास्ट इज नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी कि कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। इन सब चीज़ों के रिगार्ड आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, आप सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं और जो लॉ होगा वो कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ओके, फर्दर आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कि आपका कोर्ट के अंदर जो है नहीं चैलेंज किया जा सकता, क्योंकि वो कोई लॉ नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो दैट इज़ नॉट ए लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था अपना 1973 में केशवानंदा भारती केस में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉयलेट्स ए फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, और वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और उस बेस पे आपका जो लॉ आपने बनाया है उसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना? अगर नहीं समझ में आए तो आप बता देना मेरे को। ओके, तो देखिए क्या होता है, फिर से बताती हूँ कि आर्टिकल 13 जो है उसमें डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट ए लॉ, यानी कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी पार्लियामेंट चेंज कर रहा है तो ये लॉ नहीं है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1973 केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया अपना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट ये फंडामेंटल राइट्स को जो है वॉयलेट कर रहा है और जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर अफेक्ट आता है। तो ये जो अमेंडमेंट आपने किया है वो वॉइड हो जाएगा। ओके, फिर ये बता रहा है कि फंडामेंटल राइट्स हमारा क्या क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, तो ये आप लोग देख लेंगे और
वैसे हम बस एक रीडिंग मार लेते हैं इसकी, बाकी आपको ये याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 आता है, और इसके अंदर क्या क्या आता है। देखिए, आर्टिकल 14 के अंदर आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि इक्वालिटी आपकी लॉ से पहले है, लेकिन जो लॉज हैं आपके उसका भी इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 14 है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सेकंड है आर्टिकल 15 के प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि रिलीजन के बेस पे, रेस यानी कि आपका कलर कैसा है, कास्ट क्या जाति है आपकी, क्या सेक्स है, कौन सी जगह पे आपका जन्म हुआ है, इस बेस पे आपका डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 16 आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, लेकिन प्राइवेट के अंदर आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा है इसका, लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, यानी कि कोई भी अनटचेबिलिटी का जो आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसका अबोलिशन हो रहा है। यहाँ पे कोई भी प्रोहिबिशन है, कोई भी प्रैक्टिस अगर इस तरीके की हो रही है तो उसको जो है रोका गया है आर्टिकल 17 के अंदर। अबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि जैसे पहले राय बहादुर लगाते थे, राय साहब लगाते थे, और बहुत सारे और भी टाइटल होते थे, जैसे राजा साहब लगाते थे, ऐसे करके नवाब लगाते थे। तो ये जो टाइटल थे आपके वो अबॉलिश किए गए सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक्स को लेके। ठीक है, मिलिट्री में कर्नल ये सब जो होते हैं उसको छोड़ के, और एकेडमिक में जैसे अगर किसी ने पीएचडी कर ली तो डॉक्टर लगेगा उसके नाम के आगे, राइट। तो कोई बायो प्रोफेशन है तो उसको भी लगेगा। तो ये सब आर्टिकल 18 के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, यानी कि आपको किस किस चीज़ की आज़ादी है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 19 में आता है 6 राइट है फ्रीडम के। तो ये पहला है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको बोलने की आज़ादी है, कुछ एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। दूसरा असेंबली, आप असेंबली गैदर कर सकते हैं या असेंबली में जा सकते हैं। एसोसिएशन, मूवमेंट, कहीं भी आ जा सकते हैं। रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, यानी कि क्या प्रोफेशन आपको चुनना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इन सब का आपको फ्रीडम है, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 20 में देख लेते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर आपने कोई कुछ भी है तो आप उसके रिस्पेक्ट में प्रोटेक्शन ले सकते हैं अगर प्रूव नहीं हुआ है तो। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का, और आपकी क्या क्या आपकी पर्सनल लिबर्टी है कि आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आर्टिकल 21 के अंदर आती हैं। अगर आपने कोई पर्सनल डिसीजन अपने लिए लिया है कि मेरे को तो भाई लव मैरिज करनी है, तो इस तरीके के ये पर्सनल लिबर्टी के अंदर आपका जो है आता है, और ये आएगा आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A, ये एजुकेशन का जो है वो बाद में ऐड किया गया था, तो आर्टिकल 21A के अंदर इसको ऐड किया गया है। ओके, आर्टिकल 22 आता है कि अगर आपको कोई अरेस्ट है, कोई डिटेंशन है, तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन जो है मिल जाएगी इन सर्टेन केसेस, कुछ कुछ केसेस में। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे प्रूव नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके अगेंस्ट आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, यानी कि किसी भी ह्यूमन बींग्स का किसी को फोर्स लेबर जो है उसका ट्रैफिक करना, यानी कि किसी को आप उठा लाए उससे काम करवा रहे हो, तो ये चीज़ें प्रोहिबिट की गई है आर्टिकल 23 के अंदर। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को जो है फैक्ट्री में काम एम्प्लॉयमेंट के लिए उनसे काम कराते हैं ना, वो प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 24 के अंदर। ओके, फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि किस धर्म की आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको कौन सा रिलीजियस मैनेज अफेयर करना है, आपको टैक्स देना है प्रमोशन के लिए रिलीजन के लिए, या आपको कौन सी जो है रिलीजियस
या वर्शिप जो इंस्टीट्यूशन है उसको अटेंड करना है। ये सब आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30, यानी कि अगर आपको माइनॉरिटी का आपका कल्चर है, जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे आप, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ओके, ये प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये आर्टिकल 29 के अंदर आता है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अगर आपको कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना है और उसको एडमिनिस्टर करना है तो वो आर्टिकल 30 के अंदर आता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आता है आर्टिकल 32 के अंदर, जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट जो है उसके रिट होती हैं, 5 रिट होती हैं, आर्टिकल 32 के अंदर आती हैं, और इससे हम अपना फंडामेंटल राइट को जो है बचा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके। तो रिट्स कौन कौन सी है? हेबेस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी एंड क्यो वेरेंटो। ठीक है, तो ये हमारी रिट्स हैं 5, ये आपको याद रखनी है। आज मैं लेक्चर यहीं पे ख़त्म करती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे राइट्स हैं वो किसको अवेलेबल होते हैं, किसको अवेलेबल नहीं होते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।